डियर स्टूडेंट, आज मैं बताने जा रहा हूँ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसके पहले मैंने बताया था फार्मिंग सिस्टम, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड प्रिसीजन फार्मिंग, ये सब्जेक्ट है जिसमें मैंने फार्मिंग सिस्टम पढ़ाया है। इसके बाद सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, यानी कि अगर मॉडर्न एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं तो हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, इसके बारे में मैंने बताया था। आज जानेंगे कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हमें करना है तो कैसे हम कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं जिसको हम एडॉप्ट करेंगे, शामिल करेंगे अपने एक्टिविटीज में, तो सक्सेसफुल जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो आज देखते हैं मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में हम कौन कौन से प्रबंधन की प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, the management practices are mainly aimed at obtaining sustainable production with limited or no chemical inputs। देखिए, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अगर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में करना है तो इसके मेन उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि हमें जो है सस्टेनेबल प्रोडक्शन करना है विथ लिमिटेड और नो केमिकल इनपुट्स। हमें केमिकल इनपुट्स बहुत ही कम से कम यूज करना है, या जरूरत पड़े तो बिल्कुल भी न कीजिए, ठीक है, या जरूरत के हिसाब से बहुत थोड़ा सा जो है आप केमिकल इनपुट्स लगा सकते हैं। इसके अलावा सस्टेनेबल प्रोडक्शन की बात की जा रही है तो इसका मतलब ये हुआ है कि अगर आज जो है जितनी यील्ड हमें पर हेक्टेयर मिल रही है, एग्जाम्पल के रूप में अगर राइस जो है 1 हेक्टेयर में लगभग 5 टन, या ये कह सकते हैं कि 50 क्विंटल अगर प्रोडक्शन आज हो रहा है तो हमें फ्यूचर में भी उतना जो है यील्ड मिलनी चाहिए। यही जो है प्रोडक्शन की सस्टेनेबिलिटी होती है। तो हमें जो है प्रोडक्शन में गिरावट नहीं होनी चाहिए, ऐसे प्रैक्टिसेस हमें अडॉप्ट करना होगा। तो विथ लिमिटेड और नो केमिकल इनपुट्स विथ प्रेफरेंस टू फार्म ग्रोन इनपुट्स, ऐसे इनपुट्स यूज करने हैं जो हमारे फार्म पे ही बनते हों। चाहे अगर हमें फर्टिलाइजर की जरूरत है तो हमें अपने फार्म से ही फर्टिलाइजर को भी डेवलप करना पड़ेगा, उसके लिए अलग अलग प्रैक्टिसेस अपनानी पड़ेंगी। जैसे हमें ऑर्गेनिक रिसोर्स यूज करना पड़ेगा, साथ ही साथ जो है हमें क्रॉप रोटेशन जो होता है, फसल चक्र जो होता है, उसको अपनाना पड़ेगा, जिससे जो है सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन होगी। तो फार्म ग्रोन इनपुट्स यूज करेंगे, और इनपुट्स यूज करेंगे तो वो कैसा होना चाहिए कि विदाउट पोल्यूशन, उससे पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो है वह मिनिमम डैमेज टू नेचुरल रिसोर्स बेस, जो हमारा नेचुरल रिसोर्स बेस है, जो फार्म पे बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, उसका डैमेज बहुत कम हो, कम से कम जो है उसको क्षति पहुंचे, ठीक है। तो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में पहला है वाटरशेड मैनेजमेंट। तो वाटरशेड मैनेजमेंट, इसके वाटरशेड के बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। हमें जो है प्रॉपर तरीके से नेचुरली रूप से जो है सॉइल का मॉइस्चर मिलता है, यानी कि कह सकते हैं कि इरिगेशन अगर नहीं देना चाहते हैं तो हम जो है इरिगेशन की फैसिलिटी को बढ़ा सकते हैं। वहां पे हम जो है वाटर को कंजर्व करके, जो रेनफॉल होता है, रेनफॉल के वाटर को हम जो है कंजर्व करते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट में ही। तो वाटरशेड मैनेजमेंट को अगर कंप्लीट करते हैं तो हमारा जो है सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है। कैसे? द इम्पोर्टेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज in watershed management for dry lands are soil and moisture conservation measures। तो ड्राई लैंड एरिया है तो वहां पे हमें वाटरशेड मैनेजमेंट करना होगा, जिससे क्या होगा कि सॉइल और मॉइस्चर दोनों का कंजर्वेशन होगा, दोनों का संरक्षण होगा। कैसे सॉइल का कंजर्वेशन कैसे होगा? अगर मान लीजिए कि हम जो है रेनफॉल के वाटर को कलेक्ट करते हैं तो एक तरह से जो सॉइल इरोजन है वो भी नहीं होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि जो रन ऑफ वाटर है, जो एक जगह से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे आता है, तो उसके साथ बहुत सारी मिट्टी जो है, मिट्टी की अपर जो पोर्शन होती है वो बहुत ज्यादा फर्टिलिटी उसमें होती है, तो वो नुकसान होने से बच जाता है। इसलिए सॉइल का कंजर्वेशन होता है। दूसरा क्या है, हम वाटर को कलेक्ट करते हैं, इसलिए मॉइस्चर भी कंजर्व होता है, नमी भी हमारा संरक्षित होता है। इसके अलावा क्या है, लैंड यूज्ड बेस्ड ऑन लैंड कैपेबिलिटी। तो ड्राई लैंड में लैंड कैपेबिलिटी के हिसाब से हमें जो है लैंड का यूज करना पड़ता है। लैंड कैपेबिलिटी यानी कि ऐसी लैंड
जो जो वहां पे अगर मान लीजिए लैंड कैपेबिलिटी को हम जो है 7 भागों में बांटा गया है, जिसमें से हम किस लैंड पे हम चारागाह कर सकते हैं, किस लैंड पे हमें क्रॉप प्रोडक्शन करना है, किस लैंड पे हमें हॉर्टिकल्चर क्रॉप ग्रो करनी है, ये सारी चीजें उसके उस लैंड की कैपेबिलिटी पे निर्भर करती है, उसकी क्षमता पर निर्भर करती है। तो उस हिसाब से हम जो वहां पे क्रॉपिंग सिस्टम, फार्मिंग सिस्टम अपना सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि लैंड यूज्ड बेस्ड ऑन लैंड कैपेबिलिटी, लैंड कैपेबिलिटी के आधार पे हमें लैंड का यूज करना है। इसके अलावा देखिए वेस्ट लैंड मैनेजमेंट, जो वेस्ट लैंड मैनेजमेंट है, जहाँ पे जो है हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, वहां पे किस तरीके से हम जो है सॉइल को कंजर्व करेंगे, मास्टर प्लान बना के हम वहां पे फॉरेस्ट ट्री लगा सकते हैं। इसके अलावा एफॉरेस्टेशन यानी कि वनों का रोपण करना, वहां पे हम नए नए पेड़ लगा सकते हैं। इसके अलावा एंड एफिशिएंट क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस, एफिशिएंट क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस का मतलब ये होता है कि हम क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे वहां पे जो क्रॉप की एबिलिटी के हिसाब से, कैपेबिलिटी कहिए या एबिलिटी कहिए, उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग हम जो है वहां पे एफिशिएंट क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे। जैसे अगर वहां पे हमें नमी की मौजूदगी कम है या रेनफॉल कम होता है, तो वहां पे हम ऐसी क्रॉप ग्रो करेंगे जो कम समय में होने वाली रहेगी, साथ ही साथ वहां पे बहुत कम जो है पानी में भी हो सके, ऐसे क्रॉप को हम प्रोडक्शन करेंगे, कल्टीवेशन करेंगे। तो इसलिए कहा गया कि एफिशिएंट क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस। तो वाटरशेड मैनेजमेंट में हम इन सभी पॉइंट्स को जो है फोकस करते हैं। सेकंड देखिए कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। देखिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में जो है जेनेटिक रिसोर्सेज की बात की जाती है, जिसको कंजर्व करने की बात होती है। तो इसमें देखिए यूज ऑफ इम्प्रूव्ड वेराइटीज ओवर लार्ज एरियाज रिजल्ट इन लॉस ऑफ लैंड रेसेस व्हिच हैव टू बी प्रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर यूज। हमें इम्प्रूव्ड वैरायटी के लिए जो है, इम्प्रूव वैरायटी कैसी होती है, वैरायटी का इम्प्रूवमेंट हम करते हैं, वहां के जो वाइल्ड स्पीसीज हैं, जंगली जातियां हैं, उससे क्रॉस करके हम जो नई नई वैरायटी डेवलप करते हैं। तो हमारे पास जो है जंगली वाइल्ड स्पीसीज होनी चाहिए। अगर वाइल्ड स्पीसीज खत्म हो जाती है तो हम नई वैरायटी को डेवलप नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसका संरक्षण जरूरी है। इसलिए इम्प्रूव वैरायटी का हमें यूज करना है। और साथ साथ जो है लार्ज एरिया में अगर हम ये करते हैं तो क्या होगा कि जो रिसोर्स हमारा जेनेटिक रिसोर्स है उसमें कमी भी आएगी। इसलिए हमें उस हिसाब से जो है ये चीजें करनी है, ताकि जो है फ्यूचर में जो है हम उसको प्रिजर्व कर सकें, उसको संरक्षित कर सकें। थर्ड पॉइंट है टिलेज। देखिए टिलेज के भी एडवांटेज बहुत सारे हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में, क्योंकि हमें यहाँ पे केमिकली चीजें यूज नहीं करना है, बाहर से मार्केट की कोई चीजें नहीं लानी है। तो अगर हम नहीं ला रहे हैं तो उससे क्या होगा, फर्टिलाइजर हम नहीं देंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम होगा, हमें जो है कल्टीवेशन में बचत होगी। इसलिए टिलेज से हम क्या कर सकते हैं, टिलेज प्रैक्टिसेस यूज्ड इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड एट रिड्यूसिंग सॉइल डिग्रेडेशन। पहला काम होता है कि जो सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी कि मृदा क्षरण जो हो रहा है या मृदा के क्वालिटी में जो कमी हो रही है, उसको जो है कम से कम करना, ये टिलेज से होता है। इसके बाद इंप्रूविंग वीड कंट्रोल। देखिए अगर टिलेज प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, मान लीजिए कि समर में हम जो है डीप प्लोइंग कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि वीड के बहुत सारे जो है प्रोपिगुल्स जो होते हैं वो जो है तो टिलेज से जो है वीड कंट्रोल हम जो है समर प्लोइंग के टिलेज से कर सकते हैं। अगर समर में हम जो है डीप टिलेज कर रहे हैं, ठीक है, तो डीप प्लोइंग कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जितने भी वीड के प्रोपिग्यूल्स होते हैं, यानी कि जिन माध्यम से वीड जो है प्लांट में डेवलप होता है, उसको जो है पूरी तरह खत्म कर देता है, चाहे वो जड़ हो या फिर जो है नोडुल्स हो या फिर जो है राइजोम्स हो, ये सभी जो है टिलेज से कंट्रोल हो जाता है। क्योंकि मई में क्या होता है, समर में क्या होता है कि धूप बहुत ज्यादा होती है, तो उससे वीड कंट्रोल हम आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा एंड हेल्पिंग इन टाइमली डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अगर आप टिलेज कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन में भी जो है हेल्प करता है। कैसे करता है कि ऑर्गेनिक मैटर जो मान लीजिए कि अपर पोर्शन पे हमने जो है प्लांट के बहुत सारे जो है अवशेष को रख दिए हैं, ठीक है, तो उसका डिकम्पोजिशन बहुत धीरे धीरे होगा जब तक उसको हम मिट्टी में मिलाएंगे नहीं। तो मिट्टी में मिलाएंगे और मिट्टी में ही जो है माइक्रोब्स होते हैं जो
डिकम्पोज करते हैं खाकर, जो जितने भी प्लांट के रेजिड्यू होते हैं उसको। तो टाइमली जो है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये भी टिलेज के माध्यम से होता है। इसके अलावा ए कॉमन एम इज टू प्रोवाइड ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर बेनिफिशियल सॉइल ऑर्गेनिज्म। तो टिलेज अगर हम कर रहे हैं तो उससे भी जो है, जो सॉइल में ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती हैं, उसका पॉपुलेशन भी बढ़ता है और साथ ही साथ उसको जो एक अच्छा टेम्परेचर मिलता है, जिससे वो जो अपना लाइफ साइकिल भी कंप्लीट करता है। मान लीजिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको खाने के लिए जब तक जो है प्लांट के अवशेष नहीं मिलेंगे तो वो जो है लाइफ साइकिल उसकी क्या होगी, एक तो लाइफ साइकिल उसकी प्रभावित होगी, जिससे जो उसका पॉपुलेशन कम हो जाएगा, उसका जनसंख्या कम हो जाएगी, तो एक तरह से सॉइल फर्टिलिटी लो हो जाएगी। तो इसलिए जो हम टिलेज से जब हम जो ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाने वाले प्लांट रेजिड्यू को हम वहां पे रखते हैं, उसको सॉइल में मिट्टी में मिलाते हैं, तो इससे एक तरह से जो है सॉइल की फर्टिलिटी भी बनती है, साथ साथ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन भी बढ़ती है। इसलिए बेनिफिशियल सॉइल ऑर्गेनिज्म देयर बाय, इसके बाद इनहेंसिंग ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन। अगर सॉइल में जो माइक्रोब्स जितनी ज्यादा रहेंगी उतनी ही जल्दी जो है ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है। तो इससे क्या होता है कि न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग एंड न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। तो अब जब डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया होती है तो उसके बाद ही जो है माइक्रोब्स की डेथ होती है तो मिट्टी में मिलते हैं, जिससे वहां की फर्टिलिटी बढ़ती है। इसका मतलब क्या है कि जो न्यूट्रिएंट हैं वो सभी जो फिर सॉइल में बढ़ते हैं, तो इसलिए न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग होता है। इसके बाद मैनेजिंग द टॉप 8 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल इज वाइटल बिकॉज मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिक मैटर इज इन दिस लेयर। जो सॉइल की टॉप लेयर होती है लगभग 8 सेंटीमीटर की, वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए क्या होता है कि वहीं पे जो है सबसे ज्यादा आप देखेंगे कि जो सॉइल प्रोफाइल हम देखते हैं तो उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर की प्रोफाइल होती है वो सबसे टॉप पे होती है, सबसे ऊपर होती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि वहां पे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बहुत ज्यादा, सूक्ष्म जीवों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए ये जो 8 सेंटीमीटर की जो सॉइल होती है टॉप की, वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। ठीक है, तो वहां पे बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा होती है और वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए जो है ऑर्गेनिक मैटर भी यहाँ पे ज्यादा होता है और यही कारण है कि न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग होता है। ठीक है, तो टिलेज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के मैनेजमेंट में। इसके बाद नंबर 4 है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन यानी कि फसल चक्र। तो फसल चक्र के बारे में आप लोग जानते हैं कि अलग अलग जो है सीजन में हमें अलग अलग क्रॉप ग्रो करना होता है। जैसे अगर हम सीरियल ग्रो कर रहे हैं खरीफ में, तो रबी में हमें जो है पल्सेस ग्रो करने पड़ेंगे। इसके अलावा रूटिंग डेप्थ भी अलग अलग होनी चाहिए, प्लांट हाइट भी अलग अलग होनी चाहिए। ये सारी चीजें क्रॉप रोटेशन में देखते हैं। तो क्रॉप रोटेशन में देखिए क्या होता है कि द सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमल क्रॉप रोटेशन इज इम्पोर्टेंट सक्सेसफुल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सक्सेसफुल होने के लिए हमें जो है क्रॉप रोटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको फॉलो करने की जरूरत है। क्रॉप रोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, क्योंकि सीरियल अगर हम लगाते हैं तो वहां पे जो है अपर पोर्शन से न्यूट्रिएंट का लॉस होता है, क्योंकि जो सीरियल की जड़ें होती हैं, सीरियल क्रॉप की जड़ें होती हैं, वो जो है ऊपरी लेयर पे रहती हैं जमीन के, तो वहां से जो फर्टिलिटी वो लेती हैं। इसके बाद जब हम पल्सेस ग्रो करते हैं अगले सीजन में, तो पल्स क्या करती है, वो ऊपर से नहीं लेती बल्कि डीप लेयर से, यानी कि गहरे स्तर से सॉइल में जो है वो लेती हैं न्यूट्रिएंट को, इसलिए ये थोड़ा गैप हो जाता है। अब जैसे क्या होगा कि जब सीरियल ग्रो करेंगे तो नीचे वाली जो लेयर रहेगी, गहरी जो लेयर रहेगी, वहां पे जो है फर्टिलिटी बनी रहेगी। इसके बाद जब हम पल्सेस ग्रो करते हैं तो नीचे से लेना स्टार्ट करेगी, तो ऊपर वाली फर्टिलिटी जो है रिसाइकल होकर पुनः फर्टिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक तरह से गैप मिल रहा है, तो गैप जरूरी है। तो इसलिए जो है सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट जो है क्रॉप रोटेशन से होता है। इसके अलावा अगर क्रॉप रोटेशन आप कर रहे हैं तो वीड की पॉपुलेशन भी कम हो जाती है, क्योंकि वहां पे सभी क्रॉप की अलग अलग बिहेवियर होती है और कुछ खास क्रॉप में कुछ खास वीड ही होते हैं। तो इसलिए जब अगले सीजन में हम क्रॉप को
चेंज कर देते हैं तो उसका बिहेवियर भी वीड का चेंज हो जाता है, जिससे उसकी पॉपुलेशन भी कमी आती है। तो वीड का कंट्रोल भी हम जो है क्रॉप रोटेशन से कर सकते हैं। इसके अलावा इंसेक्ट एंड डिजीज कंट्रोल, इंसेक्ट एंड डिजीज कंट्रोल कैसे होता है क्रॉप रोटेशन से? वो इसलिए होता है कि क्योंकि जब हम अलग अलग फैमिली की अलग अलग जो स्ट्रक्चर वाली क्रॉप को अलग अलग सीजन में ग्रो करते हैं तो क्या होता है कि वहां पे जो है जो नेचर होता है जीवों का, चाहे वो जो इंसेक्ट हो या डिजीज हो, वो अगर एक ही फैमिली की हम बार बार ग्रो करेंगे तो वहां पे उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी और एक तरह से वो हार्बर बना लेते हैं अपने पैथोजन का। तो वो आवास नहीं बन पाता, उनका हार्बर नहीं बन पाता है इंसेक्ट का और डिजीज का। इसलिए जो है इसके कंट्रोल में भी क्रॉप रोटेशन का योगदान है। तो अगर ये सारी चीजें क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में हमें क्या पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, वीड कंट्रोल के लिए हमें जो है वीडिसाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा फर्टिलिटी बढ़ाने ऑटोमेटिक बढ़ रही है तो यहाँ पे हमें जो फर्टिलाइजर की भी जरूरत उतना नहीं पड़ेगी। इसलिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्रॉप रोटेशन की जरूरत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लेग्यूम्स आर इसेंशियल इन एनी रोटेशन। अगर हम जो क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं तो वहां पे लेग्यूम क्रॉप, पल्स क्रॉप हमें बहुत ही जरूरी होता है वहां पे लगाना। एंड शुड कंप्राइज 30 to 50% ऑफ द क्रॉप लैंड। तो अगर हम जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्रॉप रोटेशन को फॉलो कर रहे हैं तो लगभग 30 to 50% एरिया हमारा जो है पल्स क्रॉप से ही कवर होना चाहिए। इसके बाद ए मिक्स्ड क्रॉपिंग पॉस्चर एंड लाइव स्टॉक सिस्टम इज इसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में हम मिक्स्ड क्रॉपिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर ड्राई लैंड है वहां पे अगर मिक्स क्रॉपिंग कर रहे हैं तो अगर बहुत ज्यादा जो है वहां पे रेनफॉल भी होता है, मान लीजिए रेनफेड कंडीशन है तो रेनफेड कंडीशन में कभी कम भी बारिश हो सकती है, कभी ज्यादा भी हो सकती है। तो अगर ज्यादा बारिश होगी तो वहां पे हम मिक्स क्रॉपिंग में हम क्या करते हैं कि एक जो है हाई डिमांड ऑफ इरिगेशन वाटर वाली क्रॉप करते हैं और एक लो डिमांड वाली करते हैं। तो दोनों कंडीशन में चाहे वहां पे ड्राउट आए, सूखा पड़े या बाढ़ आए, वहां पे एक क्रॉप जो है सरवाइव हो सकती है, कल्टीवेशन उसका प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं और उससे हम प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग भी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में जरूरी है। इसके बाद पॉस्चर एंड लाइव स्टॉक सिस्टम, तो वहां पे हमें जो है चारागाह भी देखना पड़ेगा, साथ ही साथ जो है लाइव स्टॉक को भी हम अच्छे से जो है ग्रो कर सकते हैं और इससे भी हम इनकम ले सकते हैं। इज इसेंशियल फॉर दिस सक्सेसफुल ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए ये सभी चीजें जरूरी है। वाटरशेड मैनेजमेंट, कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, टीलेज, क्रॉप रोटेशन। इसके अलावा जो है नंबर 5 पर है नंबर 4 क्रॉप रोटेशन के बाद नंबर 5 है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में जो है हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मेनली डिपेंड्स ऑन सॉइल ऑर्गेनिक मैटर फॉर न्यूट्रिएंट सप्लाई थ्रू FYM, कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में हम जो है न फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, न बाहर की कोई भी ऐसी चीजें जो है न्यूट्रिएंट सप्लाई के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें टोटली जो है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर पे ही हमें ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक पदार्थ पे निर्भर होना है। तो न्यूट्रिएंट सप्लाई हम कैसे कर सकते हैं? FYM से, फार्म यार्ड मैन्योर से, कंपोस्ट से कर सकते हैं और ग्रीन मैन्योर से कर सकते हैं। इन 3 तरीके से हम जो है न्यूट्रिएंट की सप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा क्रॉप रोटेशन से भी न्यूट्रिएंट का रिसाइकलिंग होता है तो उससे भी कर सकते हैं। तो अगर आप एग्जाम्पल के रूप में देखें, ग्रीन मैन्योर अगर हमें अप्लाई करना है, मान लीजिए कि राइस क्रॉप है, एग्जाम्पल में देखिए, व्हेन राइस इज ग्रोन बाय सेल्फ रिलायंट ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम। सेल्फ रिलायंट ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि एक तरह से जो हम न्यूट्रिएंट के लिए जो हम उसी पर निर्भर करें, ठीक है ना, उसी पर निर्भर यानी कि स्वयं निर्भर हो। तो हमें निर्भर किस पे रहना है? ग्रीन मैन्योर पे। हमें जो है केमिकली फर्टिलाइजर पे निर्भर नहीं रहना है। तो इसलिए इसको जो है सेल्फ रिलायंट ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम ग्रीन मैन्योर यूज करते हैं। इसके लिए ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स सच एज, जैसे कि सनहैन, जिसको जो सनई बोलते हैं, ढैचा एंड फिलिप्सेरा आर सोन एज ए मिक्सचर इन
1:1:1 एक के अनुपात में, ये तीनों जो है एक एक के अनुपात में हमें जो है क्या करना होगा, सोइंग करना पड़ेगा। मान लीजिए आगे देखिए, एंड 25 किलोग्राम सीड ऑफ ईच सोन इन ए हेक्टेयर। तो अगर 1 हेक्टेयर में हमें सोइंग करना है इन तीनों का, तो 25-25 किलोग्राम जो सीड तीनों का लगेगा। ठीक है, तो सोइंग हो जाएगी। इसके बाद द ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप इज इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर 40 डेज। सोइंग के लगभग जब 40 दिन की हो जाएगी तो इसको जो हमें सॉइल में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, यानी कि एक तरह से जो है प्लोइंग करके मिलाना होगा मिट्टी में। ठीक है, इसके बाद जब 40 दिन बाद जो है हम कटिंग करके या प्लोइंग करके उसको मिट्टी में मिलाएंगे। उसके बाद 2 वीक्स आर अलाउड फॉर डिकम्पोजिशन। तो 2 सप्ताह तक हमें जो उसको सड़ने के लिए जो है छोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, छोड़ देना है। इसके बाद 2 वीक्स आर अलाउड फॉर डिकम्पोजिशन बिफोर प्लांटिंग राइस। यानी जब हमें प्लांटिंग करना है, राइस का ट्रांसप्लांटिंग करना है, उसके पहले जो है 2 हफ्ते तक हमें जो है सड़ने के लिए छोड़ देना है। इसके बाद फिर हम ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है न्यूट्रिएंट का सप्लाई हम कर सकते हैं ग्रीन मैन्योर क्रॉप से। ठीक है, इसके अलावा क्या है, अगर मान लीजिए कि हम कभी कभी राइस में ही हम टॉप ड्रेसिंग करते हैं। टॉप ड्रेसिंग यानी कि खड़ी फसल में हम उर्वरक देते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं, जिसमें हम यूरिया दे सकते हैं। इसके अलावा जो अमोनियम सल्फेट और कैन, ये सारी देते हैं। तो जब हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में हमें टॉप ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि टॉप ड्रेसिंग में हम ये सारे जो फर्टिलाइजर जो कि केमिकली होते हैं इसको देने की जरूरत होती है, इसको हमें नहीं देना है। क्या करना है हमें, इसकी जगह हमें टॉप ड्रेसिंग के जगह जो है बायोगैस स्लरी, यानी जो सीवेज स्लज का जो पानी होता है उसको बायोगैस स्लरी एंड कैटल यूरिन को जो है हमें इरिगेशन वाटर में डाइल्यूट करके हमें जो उसका छिड़काव करना चाहिए। या सबसे बेस्ट है कि जब हम फील्ड में जो है इरिगेशन दे रहे हैं तो उस नाली में हम क्या करेंगे, स्लरी को और कैटल यूरिन को ही वहां पे हम वहां पे जब हम डालेंगे तो धीरे धीरे जो पानी के फ्लो से वो जो पूरे खेत में मिल जाएगा। तो ये तरीका है। तो हमें टॉप ड्रेसिंग नहीं करना है, हमें जो है कैटल यूरिन को जो है फर्टिगेशन जो कहते हैं, फर्टिलाइजर के साथ इरिगेशन, फर्टिगेशन करना है हमें। इरिगेशन के नाली के साथ ही जो है पूरे फील्ड में पहुंचाने होते हैं। तो कैटल यूरिन और स्लरी से हम जो है न्यूट्रिएंट का जो सप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फार्म ग्रोन इनपुट्स, फार्म पे जो है ग्रोन होने वाले इनपुट्स, जैसे क्या हम ग्रो कर सकते हैं राइस में, अजोला कर सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके बाद जो है हम एजोटोबैक्टर, तो ये जो है दूसरे सीरियल क्रॉप के लिए होता है। ठीक है, तो राइस क्या है, सीरियल क्रॉप है, तो एजोटोबैक्टर हो जाएगा। राइजोबियम है पल्सेस के लिए। एंड अदर बायो फर्टिलाइजर आर यूज। और इसके अलावा जो भी बायो फर्टिलाइजर्स हैं उसको हम जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में न्यूट्रिएंट की सप्लाई के लिए जो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं जो है, ये सारे तरीके हैं मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को सक्सेसफुल बना सकते हैं। ठीक है, अगर इसको हमें यूज करना है तो यूज तो करेंगे, लेकिन एक सही अनुपात में यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट। तो वाटर मैनेजमेंट हमें कैसे करना है, इसके लिए 2 तरीके हैं। देखिए वाटर हम सप्लाई करते हैं, एक तो हम जो है पहला रेन वाटर मैनेजमेंट, यानी कि जो रेनफॉल से हमें वाटर मिल रहा है उसका हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसके बाद जो है सप्लीमेंटल इरिगेशन, यानी कि जब हमारा प्लांट जो है बहुत ज्यादा सूखे की कंडीशन में है, सीवियर कंडीशन में है, उसकी ग्रोथ हो नहीं रही है, तो जब बहुत ज्यादा डिमांड हो जाएगी इरिगेशन की या सॉइल मॉइस्चर की, तब हम सप्लीमेंटल इरिगेशन देते हैं। इसके अलावा रिडक्शन ऑफ इकोट्रांसपिरेशन, यानी कि जो सॉइल से और प्लांट के पत्तियों से जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, यानी कि जो मॉइस्चर का लॉस हो रहा है, उसको हमें कम से कम करना है। उसको जो है जितना हम कम करेंगे उतना जो है लंबा समय मिल जाएगा, मॉइस्चर लंबे समय तक बना रहेगा फील्ड में, और प्लांट जो है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकता है। तो हमें जो है कमी करना है किसमें, इकोट्रांसपिरेशन में। इसके बाद जो है ये पहला होगा रेन वाटर मैनेजमेंट, यानी कि रेनफॉल के वाटर को कैसे मैनेज करेंगे। सेकेंड है
इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट। अब जो इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट में इसमें हमें क्या करना है, इरिगेशन यानी कि इरिगेशन हमें देना है। इरिगेशन देना है तो उसके लिए खास ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें हम शेड्यूलिंग इरिगेशन कर सकते हैं। शेड्यूलिंग इरिगेशन में मतलब ये होता है कि हमें जो है एक खास टाइम पे एक खास क्वांटिटी में मात्रा में हमें जो है इरिगेशन देने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि हम जो है कंटिन्यू जो इरिगेशन देते रहें। एक तरह से कंटिन्यू अगर इरिगेशन देंगे तो क्या होगा, फ्लडिंग हो जाएगा। ठीक है, फ्लडिंग हो जाएगा, साथ ही साथ जो है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी बढ़ जाएगा। तो वाटर लॉगिंग ना हो पाए, सैलिनिटी यानी कि सॉइल में जो है सॉल्ट ज्यादा ना हो पाए, और एल्कलिनिटी यानी कि सॉइल जो क्षारीय ना हो पाए। तो इस तरीके से हमें जो है इरिगेशन देना है। तो वहां पे हमें शेड्यूलिंग इरिगेशन यानी कि एक खास टाइम पे, ये देखिए, एप्रोप्रिएट टाइम विद एडुकेट क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी कि पर्याप्त मात्रा में हमें देना है और सही समय पे देना है, सही समय पे देना है, ताकि जो है वाटर विदाउट कॉजिंग वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी, ये तीनों हार्मफुल चीजें न हो सके। इसलिए हमें शेड्यूलिंग इरिगेशन अपनाना होगा। ये तरीका जो है एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वीड मैनेजमेंट। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में वीड मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। मैंने बताया था कि क्रॉप रोटेशन से भी हम जो है वीड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद टिलेज से भी हम जो है वीड कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा वीड कंट्रोल मेथड्स इंक्लूड्स कल्चरल, फिजिकल, बायोलॉजिकल। तो कल्चरल फिजिकल तो हम जो है हैंड वीडिंग से कर सकते हैं, या फिर कोई जो है टूल्स जिसको मैकेनिकल हम कहते हैं, टूल्स के भी यूज से हम कर सकते हैं। इसके अलावा बायोलॉजिकल है, तो बायोलॉजिकल में हम जो हमारे बेनिफिट के लिए जो इंसेक्ट होते हैं, बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं, उससे भी हम जो है वीड कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे एक जाइगोग्रामा है, उससे भी जो हम वीड मैनेजमेंट बायोलॉजिकल तरीके से कर सकते हैं। इसमें देखिए, वीड्स आर जनरली कंट्रोल्ड बाय क्रॉप रोटेशन, टिलेज एंड हैंड वीडिंग। इन तीन तरीकों से हम जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में वीड कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा वीड पॉपुलेशन टू एन एक्सटेंड कैन बी टॉलरेटेड एट सर्टेन पीरियड ऑफ क्रॉप ग्रोथ। देखिए, जो क्रॉप होती है वो कुछ खास टाइम के लिए तो वीड को जो है सप्रेस कर देती है, या वीड के पॉपुलेशन को जो है टॉलरेट कर सकती है या सह सकती है। ठीक है, उसके अलावा हम इन तीनों तरीकों से जो है वीड कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी जो समय बचता है उसमें तो जो है क्रॉप को हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा वीड से। तो वीड का हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं किस तरीके से, एज दे हेल्प इन न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में। न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे वीड्स जो होते हैं वो पल्सेस लेग्यूम्स फैमिली के आते हैं, तो उससे भी जो है न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग होता है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि ऑर्गेनिक मैटर इंप्रूवमेंट, यानी कि उसको अगर हम जो है एक तरह से खाद के रूप में भी ले सकते हैं, उसको जो हम मिट्टी में दबा के। इसके अलावा पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट कंट्रोल में कैसे, देखिए, पेस्ट कंट्रोल के लिए क्या होगा, बहुत सारे वीड्स जो होते हैं वो उसका हम जो है ऑर्गेनिक तरीके से जो है पेस्टिसाइड हम बना सकते हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि वीड की पॉपुलेशन अगर है तो अटैक जो है क्रॉप पे पूरी तरह 100% ना होके कुछ वीड पे भी होते हैं, तो उससे भी पेस्ट कंट्रोल हो सकता है। इसके अलावा सॉइल कंजर्वेशन। देखिए, सॉइल कंजर्वेशन यानी कि मृदा का संरक्षण करना, यानी कि संरक्षण है, यानी कि हमें जो है मृदा कटाव को रोकना है। इसके अलावा मृदा के जो है सॉइल इरोजन जिसको बोलते हैं, मृदा क्षरण, उससे भी हमें जो है वीड पॉपुलेशन अगर रहेगी तो उससे भी हमें हेल्प मिलता है। क्योंकि जब भी रेनफॉल होगा, रेनफॉल से रन ऑफ होगा, तो उससे क्या होते हैं कि अगर सॉइल कवर नहीं रहेगा तो क्या होगा कि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, वो जो स्कैटर्ड हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, और फिर जो है पानी के साथ घुल के जो है दूर चले जाएंगे। ठीक है, और आपको पता है कि जो टॉप सॉइल होती है सॉइल की, उसमें सबसे ज्यादा फर्टिलिटी होती है, इसलिए सॉइल कंजर्वेशन भी होता है। ये सारे जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं जिससे हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सक्सेसफुल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।